एकता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एकता शर्मा में। और आज हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। राष्ट्रपति के बारे में, उसके निर्वाचन के बारे में, पद शर्तें वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज राष्ट्रपति से रिलेटेड अपना पार्ट 2 है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें हम केवल राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अब तक जितने भी राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन हुआ है, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से जिनको चुना गया है, उनके बारे में, जितने भी राष्ट्रपति हैं उनको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां, आई होप आपने जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल की वीडियो मैंने डाली है वो आपने जरूर देख ली होगी और आपको आर्टिकल याद भी हो गए होंगे, क्योंकि वो 4 से 5 मिनट की वीडियो है और बहुत ही इजी वे में ट्रिक के रूप में मैंने आपको आर्टिकल है वो याद करवाए थे। तो अब हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति को, जैसे आपको पता है कि संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे देश का जो प्रमुख है, जो प्रथम नागरिक है, वो हमारा राष्ट्रपति है। तो अब जब संविधान का ये जब प्रमुख है, जब राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है, तो संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कार्य, देखो अपने देश में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो संवैधानिक रूप से ही किए जाते हैं और जो संविधान का प्रमुख होगा उसके हस्ताक्षर से ही वो काम है वो किया जाता है। तो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां ये होगी, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई कानून है वो कानून बन पाता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां में अगर हम पढ़े, सबसे पहले तो ये देश के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जितने भी उच्च अधिकारी बोला है, नॉर्मल अधिकारी नहीं, जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में इसकी कार्यपालिका शक्ति भी आती है, इसकी विधायी शक्तियां भी आती है, न्यायिक शक्तियां भी आती है, आपातकालीन भी होती है और कुछ स्वविवेक की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में होती है। स्वविवेक यानी कि अपने विवेक के आधार पर वो निर्णय ले सके। तो उन सब के हम लाइन से पढ़ेंगे, मैंने पॉइंट वाइज न करवा करके जो इम्पोर्टेंट जो है वो सारी शक्तियां मैंने एक साथ है वो यहाँ पे ली है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये अपने जो उच्च अधिकारी है भारत देश में उनकी नियुक्ति करता है, तो ये इसके कार्यपालिका जो शक्ति है उसके अंतर्गत ये अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह आते हैं। तो ये अपने देश में जितने भी उच्च अधिकारी है उन सब की नियुक्ति ये करता है। पहली बात तो ये है कि ये जो कार्यपालिका शक्ति है वो जो राष्ट्रपति के अंदर निहित है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है आर्टिकल 53 के अंतर्गत, आर्टिकल 53 के अंतर्गत जो कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां 53 आर्टिकल, और शक्तियां कौन सी अभी कार्यपालिका की हम पढ़ रहे हैं। और जितने भी मैंने आपको बताया अभी कि जो भी कार्य किए जाते हैं अपने देश में, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संविधान का प्रमुख है। और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, उच्च अधिकारी जैसे कि प्रधानमंत्री हुआ, जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री हुए, प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों का नाम रिकमेंड करता है उन्हीं मंत्रियों को राष्ट्रपति है वो मंत्री के पद पे उनको नियुक्त करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जैसे राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो वो भी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो ही करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत का जो महान्यायवादी है, जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जैसे केग है उसकी नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने बोला है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा जिसको हम बोलते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारी हैं, जैसे वित्त आयोग का अध्यक्ष है, महिला आयोग का अध्यक्ष है, कोई अन्य जैसे मानवाधिकार आयोग है, कोई जनजाति आयोग है। तो इन आयोगों की जो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। महत्वपूर्ण जो भी आयोग है, मानवाधिकार आयोग, जनजाति आयोग, महिला आयोग, तो इन सब की नियुक्ति भी है वो राष्ट्रपति ही करता है, इनके अध्यक्ष की और इनके सदस्यों की। जैसे सेना का प्रमुख होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वापस मैं यहाँ बता दूं कि ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में होती है। वो प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति है वो होता है। इसके पास में सैनिक शक्तियां भी होती है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में। सेनाओं में प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे देश ने, जैसे मान लो भारत देश ने किसी दूसरे देश के साथ में अगर कोई संधि स्थापित करी है, यदि कोई समझौते करे हैं, तो वो सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। कर्ता प्रधानमंत्री है, ये तो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है।
अगर मुख्य प्रमुख की हम बात करें, जो मेन व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, बट संवैधानिक प्रमुख के नाम से ही सारे कार्य है वो किए जाते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है, समझौते हैं, करता जरूर राष्ट्रपति है, करता जरूर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री करता है, लेकिन होता किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम से ये किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई संसद है, उस संसद का सत्र आहूत करना, मतलब उस संसद के सत्र को बुलाया जाना, ये कार्य है वो राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा जैसे सत्रावसान करने का कार्य, सत्रावसान मतलब एक बार बीच में रोक देना, विघटन करना। तो देखो 3 चीजें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें लगा सकते हो। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया, आगे भी आने के चांस है। तो देखो संसद का सत्र है वो आहूत कर सकता है हमारे देश का राष्ट्रपति, सत्रावसान भी कर सकता है, विघटन भी कर सकता है, बट स्थगन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में नहीं है। स्थगित करने की शक्ति सिर्फ अध्यक्ष के पास में होती है। लोकसभा अध्यक्ष है वो ही संसद का सत्र स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति है वो संसद का सत्र स्थगित नहीं कर सकता, वो आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है। 3 चीजें हैं वो कर सकता है राष्ट्रपति संसद को लेकर के। लेकिन अगर संसद को स्थगन करने की बात करें तो वो सिर्फ उसका अध्यक्ष है वो ही करता है। यहाँ पे राष्ट्रपति के पास में स्थगन की शक्ति है वो नहीं है। और राष्ट्रपति क्या करता है, देखो निर्वाचन जब हुआ, मान लो कोई निर्वाचन होता है, चुनाव वगैरह होते हैं, तो जब निर्वाचन का जो प्रथम सत्र होता है उस प्रथम सत्र को जो राष्ट्रपति है वो संबोधित करता है। चुनाव के बाद में, निर्वाचन के बाद में जो प्रथम सत्र होता है, मींस जब पहली बैठक जब बुलाई जाती है, जो प्रथम सत्र स्टार्ट होता है, उस सत्र को राष्ट्रपति है वो संबोधित करता है। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र होता है उसको भी संबोधित है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। मतलब निर्वाचन जब हुआ उसके बाद में जो प्रथम सत्र होता है वो, और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र होता है वो, उन दोनों के स्टार्टिंग में ही जो सत्र होता है, संयुक्त सत्र, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र होता है। निर्वाचन के बाद में भी और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, दोनों सदनों का वो संयुक्त सत्र होता है। सिर्फ ये नहीं कि लोकसभा का होता है या फिर राज्यसभा का होता है, दोनों सदनों का होता है। और उसको संबोधित है वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ने कौन से दोनों सदनों को संबोधित किया, किसको संबोधित करता है, क्वेश्चन आ सकता है। कब संबोधित करता है, किन की बजाय कब करता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कब करता है? निर्वाचन के बाद में जो प्रथम सत्र है और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र है, इन 2 को वो संबोधित करता है। इसके बाद में हम बात करें, जैसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, मान लो कोई भी विधेयक वगैरह कुछ है या कोई निर्णय लेना है, और जब इन दोनों जो ये विधेयक है, इनमें जो दोनों सदन है, इनके अंदर मान लो कोई बात हो जाए, कुछ और कोई काम हो, जैसे मान लो उस विधेयक पे कोई मता विरोध चल रहा हो, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो भी राष्ट्रपति है वो बुला सकता है, वो जो कि आर्टिकल 108 के अंदर है। और विधेयक कौन से, जिसमें अगर हम विधेयक को छोड़ें, जैसे किसी विधेयक की मैं बात कर रही हूँ, कोई विधेयक पारित करना है, लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, अगर इन दोनों के बीच में उस विधेयक को लेकर थोड़ा बहुत भी अगर मता विरोध है या थोड़ी बहुत भी असहमति है और जो कि सुलझ नहीं रही है, तो उसको सुलझाने के लिए, मीन्स उस जो मता विरोध है उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। पर वो विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक हो जिसके ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक के मामले में ये चीज लागू नहीं होती है। धन विधेयक के मामले में ये काम नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, मैं बोल रही हूँ, जोर दे रही हूँ इस बात पे कि धन विधेयक के अलावा कोई सा भी विधेयक हो चाहे, उस पे संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, वो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, वो बैठक बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब देखो इसके पास में मनोनयन की शक्ति भी होती है। मनोनयन आप सबको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, हमारे देश के अंदर ये जो 2 सदन हैं, इनके अंदर मनोनयन का जो प्रावधान है वो भी किया गया है।
जैसे लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 होते हैं जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में क्या होते हैं 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जो कि कला से, संस्कृति से, अन्य जो कार्य है, जो क्षेत्र है वहां का अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। मतलब कुल मिला के हो गए 14 व्यक्ति। तो ये जो मनोनयन की जो शक्ति है 2 लोकसभा से, 12 राज्यसभा से, तो ये जो मनोनीत करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। इसके बाद में बात करते हैं हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बोल सकते हो। इसका जो आर्टिकल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है आर्टिकल 123, और इसी के साथ मैं राज्यपाल की भी आपको याद करवा दूं 213। बस थोड़ा सा ये 2 है वो आगे लाना है, 1 इधर रखना है। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका आर्टिकल है 213, और राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति क्योंकि प्रथम होता है तो 1 नंबर से उसको स्टार्ट करते हैं, राज्यपाल 2 नंबर पे आता है तो हम 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। आप कैसे भी इसको याद कर लो चाहिए। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसका आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास में है। अब देखो अध्यादेश क्या होता है, मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा नहीं है, सिर्फ आपको समझा देती हूँ मैं। अध्यादेश क्या होता है, मान लो जब दोनों सदनों का सत्र बुलाया जाता है, लेकिन मान लो कोई जो संसद का कोई भी सदन है जो सत्र में नहीं है, हो सकता है एक नहीं हो सकता है दोनों ही नहीं हो, तो मान लो अगर कोई एक जो सदन है जो कि सत्र में नहीं है, और स्थितियां ऐसी आ गई है देश के अंदर कि कोई ना कोई कानून वहां पे बनाना पड़ेगा जो कि उस सदन के अंतर्गत आता है। मान लो लोकसभा के पास में जो शक्तियां हैं, या राज्यसभा, कोई भी सदन के पास में शक्ति है, और लोकसभा मान लो सत्र में ही नहीं है, तब क्या होगा, कानून बनाना है। अब जो लोकसभा के अंतर्गत जो नियम जो है उसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति है वो एक अध्यादेश को जारी करके कानून है वो बना सकता है, ये उसके पास में शक्ति होती है। क्योंकि इमरजेंसी हो गई, नियम बनाना पड़ेगा, संसद के सत्र में होने तक वेट नहीं कर सकते, तो जो है वो राष्ट्रपति है उसके पास में ये शक्ति है कि वो एक अध्यादेश जारी कर दे और उसके अंतर्गत वो उस नियम को, उस कानून को वो बना दे, और ये शक्ति है वो आर्टिकल 123 में आती है। अब देखो अध्यादेश जारी करने की जो अवधि होती है वो अधिकतम अवधि 6 माह तक होती है। 6 महीने तक अध्यादेश है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रखा जा सकता है। और इसके बाद में ये होता है कि हाँ, अध्यादेश को नियम, मतलब जो अध्यादेश बना दिया राष्ट्रपति ने, उस अध्यादेश को कानून का रूप परमानेंटली भी दिया जा सकता है, लेकिन वो कब दिया जाएगा, जब संसद है वो सत्र में आ जाए और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा वो पारित हो जाए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ में, तब वो विधिवत रूप से कानून के रूप में वो लागू हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा में जब वो पारित नहीं किया जाता है, तो अध्यादेश की अवधि है वो अधिकतम 6 माह तक होती है। और जब मान लो संसद का सदन है जो सत्र में आ जाए, तो सत्र में आने के बाद में 6 सप्ताह जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद में अगर वो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं हुआ है, तो 6 सप्ताह के बाद में वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। तो देखो क्या हुआ अध्यादेश, एक बार वापस से मैं रिपीट कर दूं। मान लो संसद का कोई सदन सत्र में नहीं है, कानून बनाना जरूरी है, तो अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति ने कानून बना दिया। अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह, और मान लो लोकसभा का सदन है वो सत्र में नहीं है, और वो अध्यादेश जारी करने के 1 महीने के बाद में मान लो वो सत्र में आ गया, तो उस 1 महीने के बाद में या तो वो कानूनन लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित होगा। अगर वो पारित नहीं होता है, अगर उसके ऊपर कोई नियम वगैरह कुछ जो लोकसभा राज्यसभा उस पर विचार अगर नहीं करती है, तो वो अध्यादेश लोकसभा के मान लो सत्र में आने के 6 सप्ताह के बाद में वो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो निरस्त हो जाएगा, उसका वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो अधिकतम 6 माह तक जो अध्यादेश है वो नियम के रूप में रह सकता है, या फिर संसद का सदन सत्र में आने के 6 सप्ताह तक। और अगर इसको लागू करना है तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित किया जाना जरूरी है। तो ये होता है अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या होता है, कोई अचानक से परिस्थिति आ जाए और जब कोई नियम बनाना हो तो वो होता है अध्यादेश।
और अध्यादेश को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो धन विधेयक जो होता है। धन विधेयक मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे कोई भी विधेयक हो, तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था। तो देखो धन विधेयक की हम बात करें। अब धन विधेयक क्या होता है? धन से रिलेटेड कोई विधेयक। तो सदनों की जो संयुक्त बैठक थी उसमें मैंने बताया था आपको याद आ जाना चाहिए धन विधेयक, जहां मैंने नाम लिया है कि धन विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक हो जिसपे दोनों सदनों की असहमति है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये चीज मैंने बताई थी। लेकिन अब देखो धन विधेयक की हम बात करते हैं। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक जिसमें कोई निधि से रिलेटेड जो अपने देश की जो निधि है, भारत में जो संचित निधि है, उस निधि से कोई धन निकालने की जरूरत हो तो वो वहां पे विधेयक पारित करके उसमें से धन निकाला जाता है, वो होता है धन विधेयक। तो देखो धन विधेयक क्या होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में वो प्रस्तुत किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें होती है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। और कोई भी विधेयक हो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती। पहले वो लोकसभा या मान लो राज्यसभा, दोनों सदनों से वो पारित होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। और राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी सहमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, जेबी विटो का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति जेबी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पूर्व अनुमति से ही वो प्रस्तुत होता है। पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है, इसलिए इस पे जेबी विटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से इनकार है वो नहीं कर सकता है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। तो धन विधेयक क्या हुआ? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो रखा जाता है, संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्तियां भी होती है। आर्टिकल 72 इसमें ये बताता है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति मतलब मान लो किसी व्यक्ति को कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया है, आजीवन कारावास बदल में दे दिया है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसमें उस दंड को क्षमा भी कर सकता है। मतलब किसी को आजीवन कारावास है उसको क्षमा कर सकता है, या उसकी जो सजा है उसको कम भी कर सकता है, वो माफ तक कर सकता है। राष्ट्रपति के पास में अधिकार है कि वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, या फिर उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसको कम भी कर सकता है। और इसके पास में क्या होता है? सेना से रिलेटेड जो न्यायालय है, मान लो कि दंड के जो मामले होते हैं उसमें भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। राज्यपाल के पास में भी क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन जो सेना के मामले हैं वो शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती क्षमादान की, अन्य शक्तियां होती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास में सेना के जो न्यायालय हैं, सैन्य जो न्यायालय हैं, उसकी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है, क्षमादान की शक्ति। इसके बाद में अगर हम राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। तो इसमें ज्यादा इतना नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा बुक्स के अंदर आता है। आपातकालीन शक्तियों के बारे में अगर हम पढ़ें, हमें याद रखने आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। देखो 360 हम पहले देखते हैं, वो वित्तीय आपातकाल है। ऐसा आपातकाल एक बार भी लागू भारत में नहीं हुआ है। और वित्तीय आपातकाल कब लागू किया जाता है? जब देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि देश को चलाना मुश्किल हो जाए और जो मतलब धन संबंधी जो चीजें हैं, धन के मामले में कमी आ जाए, मान लो पैसे इतने नहीं हो, वित्तीय संकट जब हमारे देश पे आ जाए तो वहां पे वित्तीय आपातकाल को लागू है वो किया जाता है। और ऐसी संकट की अवधि है वो अभी तक नहीं आई है। आपातकाल में नागरिकों को जो अधिकार दिए हुए होते हैं वो अधिकार भी एक बार उन पे भी रोक लगाई जा सकती है। सिर्फ जीवन जीने का जो अधिकार है वो लोगों के पास में, नागरिकों के पास में रहता है। तो देखते हैं हम आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में है युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह है। देखो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति मैंने बोली है, तो इसके अंदर अगर कोई युद्ध की स्थिति आ गई, कोई बाहर से आक्रमण हो गया या फिर कोई विद्रोह हो रहा है देश के अंदर, तब राष्ट्रपति है वो ऐसी स्थिति को देख करके आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग है वो कर सकता है। और ऐसी स्थिति 3 बार उत्पन्न हुई है। 3 बार भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था हम बोल सकते हैं, या फिर भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, 3 बार, कुल 3 बार 352 के अंतर्गत ये आपातकालीन शक्ति का प्रयोग है वो देश में किया गया है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। और आपातकाल है वो एक बार में 6 माह तक ही लागू रह सकता है, सिर्फ 6 माह तक।
और 6 माह के बाद में वापस से इसको संसद की स्वीकृति है वो जरूरी है। और राष्ट्रपति को क्या है, घोषणा वो तभी करेगा जब केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जो है, वो अगर लिखित में ऐसा परामर्श दे दे, अगर वो लिखित में राष्ट्रपति को बोल दे, तो राष्ट्रपति है वो आपातकालीन शक्ति का प्रयोग है वो कर सकता है। अगर वो नहीं देती है स्वीकृति, अगर नहीं देती है, मान लो ऐसी स्थिति आ गई, मंत्रिमंडल ने स्वीकृति एक बार नहीं दी है और स्थिति ऐसी हो गई है, तो भी राष्ट्रपति 1 माह तक, तो 1 माह मैंने बोला है, यहाँ 6 माह नहीं है, 1 माह तक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के भी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है 1 माह तक। और अगर लिखित में परामर्श दे दे तो 6 माह तक वो लागू रहेगा। और अगर आगे और स्थिति हो कि हमें लागू करना है तो वापस से संसद की स्वीकृति लेकर के फिर से 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसका कोई कंटिन्यू ऐसे नहीं है कि कितने साल तक कंटिन्यू ये रह सकता है, 6 माह स्वीकृति लेकर के वापस इसको बढ़ाया जा सकता है। और कुल 3 बार हुआ है। देखो मैंने यहाँ बोला 6 माह की स्वीकृति लेकर के कितने भी टाइम तक इसको आगे लेके जाया जा सकता है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन आर्टिकल 356 में पीछे रीट में क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 356 के बारे में कि कुल कितने समय तक, मतलब अधिकतम कितने समय तक आपातकालीन शक्ति का प्रयोग आर्टिकल 356 के अंतर्गत किया जा सकता है। सिर्फ 3 साल तक। यहाँ पे देखो समय की सीमा बांध दी गई है कि कंटिन्यू अगर हम बढ़ाएं 6 माह में तो 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक ही किसी राज्य में आपातकाल 356 का लग सकता है। लेकिन 352 में ये टाइम पीरियड है वो यहाँ पे नहीं है। और सेम तरीके से वैसे ही संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के फिर ही 356 का आर्टिकल, जो आर्टिकल 356 है उसके अंतर्गत आपातकाल है वो लगाया जा सकता है। कब लगाया जाएगा? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। संवैधानिक तंत्र की विफलता, मान लो कि राज्य में कोई ऐसी स्थिति आ गई है जब राज्य का शासन है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा और राज्यपाल ने भी बोल दिया राष्ट्रपति को, तो उस टाइम क्या होता है, ये चीज है वो जो, मतलब ये जो आपातकाल है वो लगाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर हो रही है तो। और इसको क्या है कि 2 माह के अंदर राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन भी इसमें आवश्यक होता है। मतलब 2 महीने के अंदर जो संसद के दोनों सदन है, इसमें तो वो 1 महीने तक रख सकता था राष्ट्रपति। अगर अनुमोदन नहीं मिलता है संसद का तो 1 माह तक, अनुमोदन मिला तो 6 माह तक, अगर नहीं मिला तो 1 माह तक। लेकिन ये जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे जो आपातकाल लगता है, वो अनुमोदन एक बार नहीं मिला, स्थिति अचानक से ऐसी हो गई, तो 2 माह तक वो लगा सकता है। अनुमोदन मिलने के बाद में वो 6 माह तक हो जाता है। और अधिकतम इसका जो टाइम पीरियड हम बोले तो 3 साल तक अधिकतम ये आपातकाल है वो लगता है। 3 साल से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता किसी भी राज्य में। और ये कितनी बार लग गया, बहुत बार, ये 3 बार है, वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा और ये काफी बार इसका उपयोग है वो किया जा चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति के लेकर के कि अब तक भारत में कुल कितने जो राष्ट्रपति है वो, कौन कौन राष्ट्रपति बना है, कौन कौन से टाइम तक। हम ट्रिक के रूप में इसको याद करेंगे, 5 मिनट भी आपको इसको याद करने में नहीं लगेंगे। देखो एक बार मैं इसको बोल देती हूँ। भारत के जो राष्ट्रपति है, सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। इसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 1967 तक। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। उसके बाद वराहगिरी वेंकटगिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। इसके बाद में जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राष्ट्रपति भी, मान लो राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र दे रहा है या कोई मृत्यु हो गई और मान लो उपराष्ट्रपति भी उस टाइम नहीं है, तो जो न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कब किया था? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। फिर वापस से वराहगिरी वेंकटगिरी जो है वो आए, राष्ट्रपति बने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। तो देखो ये जो चीज है ये फखरुद्दीन। इसके बाद में बीडी जत्ती की अगर हम बात करें वो कार्यवाहक है।
बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। इसके बाद में देखो डेट है वो 25 जुलाई कंटिन्यू आएगी। 77 और 5 साल है वो इसमें ऐड करते रहो, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यहाँ तक अगर टाइम याद करें तो हमें याद करने की जरूरी है। जिसमें से अगर हम कार्यवाहक की बात करें तो कुल कार्यवाहक एक तो वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक बने थे। उसके बाद में न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्ला है वो भी कार्यवाहक ही बने थे, और फिर परमानेंट वेंकटगिरी है वो वापस से बन गए। और ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहले राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन से राष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वेंकटगिरी ने किया। अगर बोले कि कौन से न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, और एक है बी.डी. जत्ती। मतलब कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम है वो हुए हैं। इनमें तो इतना ही है। इसके बाद में देखो नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 1982, 25 जुलाई कंटिन्यू आएगा। टाइम है वो इसमें 5 साल अपने को ऐड करना है। इसके बाद में जेल सिंह यानी जेल सिंह 82 से 87 तक, वेंकट रमन 1987 से 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, के.आर. नारायणन 1997 से 2002, अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक, प्रतिभा पाटिल है वो 07 से 12 तक, प्रणब मुखर्जी की अगर हम बात करें 12 से 17 तक। और इसके बाद में आपको पता ही है वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद। तो जो रामनाथ कोविंद है वो 2017 से लेकर के वर्तमान में अभी भी कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की कि इसकी ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक देखो बहुत ही इजी है। देखो राजा की राधा, किसकी, राजा की कौन है, राधा। राजा की राधा जाके गिरी, राजा की राधा जाके गिरी, कहाँ गिरी, हिदगिरी अली की बड़ी रेड़ी में। जो हिदगिरी अली है कोई व्यक्ति है, उसकी बड़ी सी एक रेड़ी है उसमें गिरी। कौन गिरी, राजा की राधा। तो राजा की राधा जाके गिरी हिदगिरी अली की बड़ी रेड़ी में। अब अगर रेड़ी में वो गिर गई है तो लड़ाई मारपीट दंगे वगैरह हुए होंगे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो पुलिस आएगी और पुलिस व्यक्ति को जेल में डालेगी, तो हम जेल से याद करेंगे। फिर क्या हुआ, देखो राजा की राधा जाके गिरी हिदगिरी अली की बड़ी रेड़ी में। फिर जेल में राम, शंकर व नारायण, तीनों देखो भगवान के नाम पे है, राम, शंकर, नारायण। तो जेल में राम, शंकर व नारायण ने कलम की प्रतिभा को, कलम के अंदर प्रतिभा तो होती है, कलम है वो सबसे अधिक प्रतिभावान होता है। तो कलम की प्रतिभा को प्रणाम करके, अगर कलम की प्रतिभा को हम प्रणाम करेंगे तो हम राम को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोविंद से गोविंद भी याद कर सकते हो, गोविंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। रामनाथ को भी प्राप्त कर सकते हैं, श्रीनाथ भगवान श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे भी आप याद इसको कर सकते हैं। तो एक बार वापस बोलूं, देखो राजा की राधा, राजा यानी राजेंद्र प्रसाद, राधा यानी राधा कृष्णन, जाके गिरी, जाके यानी जाकिर हुसैन, गिरी फिर वराहगिरी वेंकटगिरी जो आए थे कार्यवाहक के रूप में, फिर हिदायतुल्ला आए थे। तो हिद गिरी गिरी यानी वापस से वेंकटगिरी राष्ट्रपति बने थे। तो देखो गिरी गिरी 2 बार लगाया है, पहले कार्यवाहक थे, फिर हिद भी कार्यवाहक थे, और गिरी फिर राष्ट्रपति बन गए। कहाँ गिले, अली, अली यानी फखरुद्दीन अली अहमद, अली की बड़ी रेडी में, बड़ी यानी बी.डी. जत्ती, रेडी यानी नीलम संजीव रेड्डी। तो बड़ी रेडी में, अब देखो नीलम संजीव रेड्डी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव में वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। और ये जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और ये चुनाव में हार गए थे। कौन हार करके, एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में हार करके फिर राष्ट्रपति बनना, कौन बना, नीलम संजीव रेड्डी। तो रेड्डी के फिर रेड्डी तक देखो कंटिन्यू यहाँ हो ही गया। रेड्डी से ही 25 जुलाई जो डेट है वो हमारी स्टार्ट होती है। कहाँ से, रेड्डी से। फिर क्या हुआ, जेल में, फिर 25 जुलाई चलती है कंटिन्यू 5-5 साल। और रेड्डी से आप 1977 है वो भी याद कर सकते हो। रेड्डी है वो 1997 में बना था, राष्ट्रपति बना था। फिर जेल, जेल यानी ज्ञानी जेल सिंह, राम, राम यानी कि जो वेंकट रमन है, आर वेंकट रमन, शंकर, शंकर यानी डॉक्टर शंकर दयाल, नारायणन आपको पता है कि आर नारायणन, कलम एपीजे अब्दुल कलाम सबको पता है, प्रतिभा, प्रतिभा पाटिल, प्रणाम यानी प्रणब मुखर्जी, और राम को पाया लास्ट में रामनाथ कोविंद। तो राजा की राधा जाके गिरी हिदगिरी अली की बड़ी रेडी में। फिर जेल में राम, शंकर व नारायण ने कलम की प्रतिभा को प्रणाम कर राम को पाया। और यहाँ पे सारे के सारे राष्ट्रपति हमें एक ही सूत्र में इतने इजीली है वो याद हो गए।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपको समझ में आई है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके बाय।